नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बात। और क्योंकि इस वक्त जिस तरह से देश में कोरोना का संक्रमण फिर से तेज होने लगा है और उसकी वजह से जो चुनाव की जो कार्यक्रम है, चुनाव की जो रैलियां हैं, चुनाव के जो प्रदर्शन और दूसरी तरह के जो भीड़ वाले आयोजन थे, उन पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी। फिलहाल ये रोक 15 जनवरी तक है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां दिख रही हैं और जैसे आंकड़े लगातार कोविड के बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए इस बात की भी पूरी संभावना है कि ये अभी आने वाले और कुछ दिनों तक इस तरह के प्रतिबंध जारी रहेंगे। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, जिन राज्यों में भी है, हम उत्तर प्रदेश पर मुख्यतः केंद्रित अपने को कर रहे हैं। ये डिजिटल चुनाव प्रचार के दौर में होगा, यानी कि नेताओं को जो सीधे संवाद करने की बड़ी-बड़ी भीड़, बड़े-बड़े रैलियों के आयोजन से प्रदर्शन, सड़कों पे तरह-तरह के जो आयोजन होते थे, रथ यात्राएँ और इस तरह की तमाम यात्राएँ, इसके ज़रिए जो जनता से संवाद करने का जो मौका मिलता था, अपनी हैसियत दिखाने का जो मौका मिलता था, अपना शक्ति प्रदर्शन का जो मौका मिलता था, वो शायद इस बार अब चुनाव में देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे में सारा ध्यान जो पार्टियों का है, वो क्योंकि एक ही उनके पास रास्ता है। एक रास्ता हालाँकि चुनाव आयोग ने ये भी दिया है कि आप 5 लोगों की उपस्थिति में, जिसमें कि सुरक्षाकर्मी भी शामिल होंगे, उन 5 के जत्थे में आप घर-घर जाके लोगों से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से विधानसभा क्षेत्र है, जिस तरह से नेताओं की जो आपाधापी रहती है और जिस तरह की नेताओं की एक तरह से आराम तलबी की आदत पड़ गई है, उसके चलते ये संभव नहीं दिखता कि तमाम नेता ऐसे घर-घर जाके लोगों से संपर्क करेंगे। उनके प्रतिनिधि जा सकते हैं, उससे वो बात बनने वाली नहीं, जो बात सीधे संवाद से बनती थी, रैली और शक्ति प्रदर्शन से बनती थी। तो ये जो डिजिटल चुनाव प्रचार है, ये किसके लिए सबसे ज़्यादा मुफ़ीद है? कौन राजनीतिक दल इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है? हम इस मुद्दे पर आज बात करेंगे आपकी बात में। हम इस बात पर भी बात करेंगे कि क्या जैसे बहुत समय से चुनाव सुधारों को लेकर एक माँग लगातार है कि चुनाव बहुत महँगे होते जा रहे हैं और इसलिए चुनावों के खर्चे को कम करने के लिए चुनाव में किसी तरह से तमाम जो दूसरे छोटे राजनीतिक लोग हैं, छोटे उम्मीदवार हैं, उनको बराबर का लेवल प्ले फील्ड मिलने के लिए कुछ ऐसे प्रयास किए जाएँ। तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए चुनाव प्रचार इस तरह की समानता लाने की दिशा में एक कदम है या इससे भी जो खाई है वो और बढ़ेगी। हम इस मुद्दे पर भी बात करेंगे कि क्या इस तरह के चुनावों से जो जनता से संवाद बनता था और जनता से जवाबदेही होती थी। कम से कम चुनाव का मौका ऐसा होता था जब लोग अपना विरोध जता सकते थे, लोग आपकी अपनी पसंद-नापसंद को नेताओं के सामने जता सकते थे। तो क्या अब ये मौका भी मतदाता के हाथ से छिनने जा रहा है? अगर सब कुछ डिजिटली होगा तो मतदाता अपनी बात कैसे कहेगा, किस तरह से कहेगा? क्या ये भी चुनाव को प्रभावित कर सकता है और जनता के हकों को और कम कर सकता है? इस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे। आज हमारे साथ आपकी बात में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा, पूर्व न्यायाधीश और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पूर्व न्यायिक सलाहकार रहे सीबी पांडे साहब, पूर्व नौकरशाह और उत्तर प्रदेश में जो आईएएस कैडर है उसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले वीएस पांडे जी और लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के विद्वान प्रोफेसर अरविंद मोहन जी। हम इस मुद्दे पर बातचीत शुरू करें। मैं सबसे पहले शरद जी आपके पास आना चाहता हूँ। ये जो एक नया तरीका, एक नई बात आ गई है चुनाव प्रचार में, आप इसको किस तरह से देखते हैं? गोविंद, मेरा मानना यह है कि जिस सडन तरीके से ये अनाउंसमेंट करी गई, इससे ज्यादातर दलों का उनको बड़ी दुविधा में डाल दिया है इस ऑर्डर ने। क्योंकि देखिए, इस तरीके का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, जिस पार्टी जिसके पास ये फैसिलिटी हो कि वो ऑनलाइन
के माध्यम से अपने वोटर तक पहुंच सके, अपने वर्कर तक पहुंच सके, ग्रास रूट लेवल तक, वो है सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी। उनके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, जो पावर में होता है, शायद दूसरी पार्टियां होती तो शायद उनके पास भी होता है ये चीज, लेकिन जो भी पार्टी पावर में होती है उसके पास क्योंकि पैसा की कोई कमी नहीं रहती और सरकार के पैसे से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है और इन्होंने अपने जी, वर्कर्स को बूथ लेवल तक कनेक्टेड हैं डिजिटली। और ये चीज क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं करी थी और हो सकता है भाई बीजेपी को थोड़ा अंदाजा रहा हो, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कोई इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। ये ठीक बात है कि आजकल स्मार्टफोन सबके पास होते हैं और अखिलेश यादव तो लैपटॉप्स बांटने में सबसे आगे आगे थे अपने जब जब मुख्यमंत्री थे। जी, तो जी, अब वो लैपटॉप इनके कितने काम आते हैं ये पता लगेगा इस इलेक्शन में, क्योंकि तैयारी कोई इस तरीके की तैयारी तो करेगी नहीं ये सोच करके कि भाई हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो और जो समाजवादी पार्टी के पास तो फिर जैसे मैंने कहा स्मार्टफोन्स होंगे, ये होंगे, काफी संपन्नता रही है उनके यहाँ भी पार्टी में। लेकिन जो और छोटे दल हैं और इंक्लूडिंग कांग्रेस, क्योंकि सब 32 साल से 33 साल से कांग्रेस पावर में ही है, और जो मायावती की पार्टी है, उन लोगों के पास या छोटे राजभर पार्टी, निषाद पार्टी, ये जो अनुप्रिया पटेल वाली तो खैर सरकार के साथ है वो, लेकिन उनके जो दूसरा हिस्सा है वो भी, तो इस तरीके के लोग ना तो उनके पास साधन हैं, ना उनके पास इस तरीके के लोग हैं जो डिजिटली एक्टिव हो जिसे कहा जाता है, और जो है वो कितना इंटरनेट का यूज जाते हैं, कहाँ कहाँ उनके पास फैसिलिटी है। तो ये बड़ी एक प्रॉब्लम आने वाली है इन लोगों के लिए। देखिए बड़ी पार्टी तो जगह जगह एलईडीज लगा देगी, गांव गांव में एलईडी, 90,000 गांव है उत्तर प्रदेश में, पता लगा 2 लाख उन्होंने एलईडीज लगा दिए और दिन भर वो चलेंगे, जी, उसमें वो प्रोग्राम्स जी, दिखाएंगे, उनमें एंटरटेनमेंट भी करेंगे जिससे लोग देखते रहें। और वो बड़ी ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तो इससे बनती नहीं दिखती है। हाँ, आगे के लिए जो आपने जैसा कहा, अगर इस तरीके का ये और रूल ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डे बन जाता है आगे के इलेक्शंस के लिए तो बहुत अच्छी बात है, कॉस्ट कटेगी, जी, लेकिन उसके लिए जी। तैयारी के साथ किया जाता है। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है, इससे सरासर अधिकतर पार्टियों का नुकसान है। वो लोग डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है, एडवांटेज इसमें क्लियर कट बीजेपी का ही। लेकिन जैसी परिस्थितियाँ थी, जिस तरह से कोरोना का प्रभाव हो रहा था, क्योंकि माँग तो ये भी जनता की तरफ से थी कि चुनाव टाल दिए जाएँ। ऐसे में शायद इलेक्शन कमीशन के पास इसके अलावा और कोई चारा साफ-साफ था नहीं। लेकिन जहाँ तक जो शरद जी ने कहा, अतुल जी, कि बाकी पार्टियाँ तैयार नहीं हैं। समाजवादी पार्टी अभी करीब साढ़े 4 साल, पौने 5 साल पहले सत्ता में थी और उस वक़्त वो अपने को बताती थी, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तो अखिलेश यादव अब भी प्रचार करते हैं कि उनको लैपटॉप तक चलाना नहीं आता और वो उस वक़्त अपने को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे चलने वाली पार्टी बताती थी। तो जहाँ तक अगर चुनाव से पहले अपने मुद्दों को जनता के बीच में लाने की बात है तो समाजवादी पार्टी ने शायद सबसे ज्यादा उसका इस्तेमाल किया। अखिलेश यादव के पर तो एक आरोप ही यही था कि वो सिर्फ सोशल मीडिया में सक्रिय रहते, जमीन पर नहीं दिखाई देते। मायावती बहुत समय से इस तरह के साधन का इस्तेमाल कर रही है। तो एकदम से ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये सीधे सीधे बाकी दलों को मौका नहीं मिला या उनके पास तैयारी नहीं थी। हम सब जान रहे हैं कि जिस तरह से डिजिटल इंडिया होता जा रहा है, सबको तैयारी, सबकी किसी न किसी तरह से तैयारी थी। ये अलग बात है कि मोड को बदलकर एकदम से इलेक्शन मोड में आने की तैयारी शायद किसी की नहीं। आप इसमें जो पूरा ये जो सिलसिला है इस तरह के चुनाव प्रचार का, आप इसको किस तरह से लेते हैं कि क्या इससे जो संवाद की स्थिति होती थी जनता और नेताओं के बीच में, क्या उसमें किसी तरह की कमी आएगी इससे? देखिए, दो तीन बातें हैं इसमें। एक तो ये कि जो संवाद की आप बात कर रहे हैं जी, उसमें तो कमी आएगी, निश्चित तौर पर आएगी। लेकिन पहले क्या होता था कि अभी कुछ साल पहले तक घरों में वोटर स्लिप देने के लिए लोग आते थे और उसी में अपनी जी, पार्टी का प्रचार भी कर लेते थे। जी, तो वो अभी भी हो सकता है। जी, छोटी पार्टियों को इससे नुकसान होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जी, लेकिन ये कहना कि अचानक कर दिया है ये इलेक्शन कमीशन ने,
हम इससे सहमत नहीं हैं, इसलिए क्योंकि 2019 में भी जी मोदी ने बंगाल और आसाम में वर्चुअल रैलीज एड्रेस करी थी, कम से कम जी 65 लोकेशंस पर वो हुआ था। जी बिहार में भी यही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था। तो जी ये पहली बार नहीं हो रहा है, और जी 2014 से ही भारतीय जनता पार्टी अपना सोशल मीडिया सेटअप स्ट्रांग कर रही थी। ये सबको मालूम है कि उनका बिल्कुल फेसबुक और उनका ट्विटर अकाउंट, उनका यूट्यूब, ये सब पूरी तरह से मोदी जी की इमेज बिल्ड करने में लगे हुए थे। जी इसमें कांग्रेस ने कुछ सीखा। जैसे अगर हम ये देखें कि 2019 में एक जगह हम आंकड़ा देख रहे थे कि बीजेपी ने करीब 20 करोड़ से ऊपर खर्च किया जी सोशल मीडिया कैंपेनिंग में। जी कांग्रेस ने उससे काफी कम किया, लेकिन कांग्रेस भी उसमें थी। जी तो हर पार्टी के पास, हमको याद है जब कांग्रेस ने क्या नाम था उनका, प्रशांत किशोर का की मदद ली थी उत्तर प्रदेश चुनाव जी में, तो जी उनका भी वॉर रूम, सोशल मीडिया कैंपेनिंग का वॉर रूम यही बना था जॉपलिंग रोड। बना था। जी 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 तो ऐसा नहीं है कि ये सब लोग अनभिज्ञ थे कि ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि उदाहरण थे। ये बात बिल्कुल जरूर है कि इनके पास उस तरह का फंड नहीं था। जी छोटी पार्टियों के पास तो बिल्कुल ही नहीं है। जी साथ साथ उनके पास वो जो माइंडसेट होना चाहिए टेक्नोलॉजी को लेकर आगे जाने का, वो अभी कहीं ना कहीं मिसिंग है, क्योंकि वो डिपेंडेंट हैं ट्रेडिशनल कैंपेनिंग पर। जी वो जी जी डिपेंडेंट है बिल्कुल 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 मास मीडिया कैंपेनिंग पर। तो बिल्कुल सिर्फ इतनी सी बात है कि इनको फंड्स कुछ छोटी की पार्टीज दिक्कत। जो हैं उनको मिल जाए, क्योंकि बाकी तो जो और दल हैं उनके पास कम पैसा जरूर है, लेकिन इतना कम भी नहीं है कि कैंपेन ना कर सकें वो। बिल्कुल सही बात है। जो जैसे आपने कहा, बीजेपी निश्चित तौर पर बाकी सब पर भारी है। अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश बीजेपी की बात करें, उत्तर प्रदेश बीजेपी का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उसका करीब 60 लाख से ज़्यादा उसके जो नियमित उसके उसको फॉलो करने वाले लोग हैं वो हैं। इसी तरह से जो बीजेपी का जो योगी आदित्यनाथ का पेज है उसको भी फॉलो करने वाले बहुत अच्छी खासी तादाद में लोग हैं। फिर बीजेपी के साथ नरेंद्र मोदी का जो अपना ट्विटर अकाउंट है वो तो दुनिया में हमेशा पहले 5 की दौड़ में रहता है, तो वो करोड़ों की तादाद में उनके फॉलोअर हैं। तो निश्चित तौर पर उसमें उत्तर प्रदेश से भी एक अच्छी खासी संख्या होगी। बीजेपी का राष्ट्रीय जो ट्रस्ट है फेसबुक में वो भी बहुत बुरी तरह से उसकी भी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, आपने कांग्रेस का ज़िक्र किया, लेकिन कांग्रेस का राहुल गांधी ज़रूर ट्विटर पे बहुत बड़े सक्रिय लोगों में से हैं। लेकिन बाकी उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अगर हम फेसबुक या ट्विटर पे उपस्थिति देखें, कांग्रेस ने ज़रूर अभी एक कोशिश की कि 15,000 अकाउंट्स बनाकर, नए लोगों फेसबुक अकाउंट्स बनाकर इस तरह से लोगों तक अपनी रीच बनाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी वो उतना प्रभावशाली नहीं दिखता। समाजवादी पार्टी ज़रूर बीजेपी से कहीं मुकाबले में दिखती है, हालाँकि जो अंतर है वो करीब 10 गुना समाजवादी पार्टी से बीजेपी की रीच सोशल मीडिया में ज़्यादा है। अब पांडे साहब, वीएस पांडे साहब, आप ये जो पूरा नया जो दौर दिख रहा है, इसको कैसे देखते हैं? और क्योंकि आप एक चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी भी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इससे जो एक लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको उसमें और जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है उसमें राहत मिल सकती है? देखिए गोविंद, इसमें 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहले जी ये कि कोरोना जब बहुत बढ़ रहा हो तो चुनाव कराने की स्थिति में इलेक्शन कमीशन के पास शायद इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि वो जी रैलियां और रोड शोज ये सब बंद करे और जी लोगों को कहे कि आप डोर टू डोर कैंपेन करिए। जैसा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि आप 5 लोग जाइए, डोर टू डोर करिए, जी कोई दिक्कत नहीं है, और डिजिटल मीडिया से जो करना चाहिए कर लीजिए। तो ये तो रास्ता
इस स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त था और इसको करना सब पार्टी की मजबूरी है और देश की जनता के लिए भी अच्छा है। दूसरी जहां तक बात है कि सोशल मीडिया में कौन आगे जाएगा कौन पीछे रह गया, तो मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जो चार मुख्य पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, सपा और बसपा, ये धन से लबालब है और इनके लिए 100, 200, 500, 1000 करोड़ का कोई मतलब नहीं है। देखिए बात को बड़ा स्पष्ट कह देते, क्योंकि इस चर्चा में हम उलझना नहीं चाहिए किसके पास पैसा कम किसके पास ज्यादा है। ये हजार करोड़ वाली पार्टियां हैं, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता और ये बीजेपी को सपा पटक देगी, सपा को बसपा पटक देगी, बसपा को कांग्रेस पटक देगी। देखिए आप सब लोग जानते हैं इस धन के मामले में ये सब लबालब है, रिसोर्सेस सबके पास है, इसलिए ये खर्च न करें या इनको लगता हो कि खर्च करना व्यर्थ हो जाएगा, उसके लिए उन्हें लगता है कि करो वोट भी न मिले तो वो तो बुरा भाग खुद देगा हम लोग। तीसरी बात देखिए, दुनिया में जो इसके बारे में जो ये एडवर्टाइजमेंट है, बेसिकली आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हर पार्टी अपना अपने को प्रेजेंट कर रही है कि देखिए भाई हम भी हैं, आप हमें देखिए। तो इसके बारे में जितनी स्टडीज हुई हैं दुनिया भर में गोविंद जी, कि कौन सा सबसे इफेक्टिव माध्यम है एडवर्टीजमेंट का, तो टीवी, न्यूज़पेपर और पैम्फलेट्स और ये जो सोशल मीडिया, ये सब, इस सब की तुलना करके अंत में सारे जो मैनेजमेंट पंडित्स हैं वो यही कहते हैं कि 1-to-1 कम्युनिकेशन की कोई काट नहीं है। और अगर लोग अपने कैंडिडेट या पार्टी 1-to-1 कैंपेन करती है तो उसकी कोई काट ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अब दिक्कत ये है गोविंद जी कि ये लोग 1-to-1 कैंपेन से भागते क्यों हैं? देखिए इसलिए कि जनता को बताने के लिए इनके पास कुछ बचा है नहीं। ये चारों पार्टियों की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब 10-10 साल सत्ता और जनता को लूटती ही रही है। देखिए कहने में कोई शक शुबा, क्योंकि अगर हमारे देश की आदत है कि बिना रिश्वत और सिफारिश के कोई काम होता ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये सब शामिल थे, क्योंकि सत्ता तो इनके हाथ में थी। अब ये किस मुंह से डोर टू डोर कैंपेन करें? इसलिए गोविंद जी ये लोग तरफा संवाद करने की कोशिश करते हैं। मुझे रैलियों से इसलिए सख्त नफरत है, ये संवाद नहीं कहा जाना चाहिए, ये एक तरफा है। भाड़े की भीड़ लाइए, खूब पैसा खर्च करिए, भर दीजिए मैदान, उसके बाद एक आदमी खड़ा होगा और घंटों चिल्लाएगा, चिल्ला के चुपचाप चल देगा। ये कौन सा संवाद हुआ? संवाद तो तब हो जब आप दरवाजे पे जाएं और कहें भाई हमें वोट दो, तो जनता कहे भाई वोट किस बात का दे तुम्हें, तुमने किया क्या? तो गोविंद जी ये स्थिति थोड़ी बेटर हो गई है कि अब लोगों को मजबूर होकर डोर टू डोर जाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता बचा नहीं है। तो मेरे विचार से ये रैली और ये जो रोड शो का जो मर्ज लग गया, इसी ने हमारे चुनाव को बहुत महंगा बना दिया। क्योंकि इसमें शरद जी कह रहे थे कि चुनाव को कैसे बनाया जाए। सबसे आसान तरीका है कि रैली, रोड शो और ये जो बड़े बड़े रथ बनाकर दो लोग ऊपर बैठ जाते हैं और माइक लेकर हाथ हिलाते घूमते। किस बात का हाथ हिला रहे हो? कुछ किया धरा तो तुमने कुछ है नहीं। जनता को 5 साल लूटे, अब हाथ भी हिला रहे हो उसको, आप वाह वाह कर रहे हैं। तो मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है कि रैलियां, रोड शो, इस पर बैन लगा। आगे भी बैन रहे तो अच्छा रहेगा। ये नेताओं को फोर्स किया जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि आप डोर टू डोर कैंपेनिंग पे जाइए, जिससे आपका जनता से सीधे संवाद हो सके और जनता आपको कितना पसंद करती है, नापसंद करती है, उसको सोच कर वो वोट के माध्यम से कन्वे कर दे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपने जो बात कही पैसे की, और अगर हम देखें समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने तो मांग की है कि क्योंकि बाकी पार्टियों के पास फंड की दिक्कत है, इसलिए इस नए प्रचार के इस नए तरीके के इस्तेमाल के लिए कुछ फंड की व्यवस्था कराई जाए। कुछ छोटे दलों कुछ छोटे दलों ने भी इस तरह की बात कही है कि फंड की व्यवस्था होनी चाहिए। एक तरफ चुनाव आयोग ने जो विधानसभा के चुनाव हैं उनके लिए खर्च की सीमा बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश में तो 15 लाख की से अधिक की वो सीमा बढ़ गई है, और अन्य राज्यों में भी, छोटे राज्यों में कुछ कम बढ़ी है, लेकिन खर्च की सीमा बढ़ाई गई। दूसरी तरफ पार्टियां कहती हैं फंड चाहिए, चुनाव आयोग कुछ फंड की व्यवस्था करे। तीसरी तरफ जो आपने कहा कि इनके पास पैसे की कमी नहीं है, ये कुछ भी लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें, लेकिन अभी मुझे लगता है शायद जो आज की स्थिति है इसमें खतरा ये है कि अगर आप बहुत सारे संसाधन अचानक खरीदेंगे तो फिर वो
आपके खर्चे की सीमा पर आएगा और उसमें सवाल उठेंगे। शायद ये डर भी राजनीतिक दलों को होगा। अरविंद मोहन जी, एक अर्थशास्त्री के नाते इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? क्या ये चुनाव के जो खर्चे हैं उनको कम करने में मददगार होगा? और दूसरा कि क्या चुनाव आयोग की तरफ से राजनीतिक दलों को इस नए साधन के इस्तेमाल के लिए फंड्स दिए जाने चाहिए? गोविंद जी, बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट आप इनिशिएट कर रहे हैं। दो तीन चीजें कहना चाहूंगा। पहला सच ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द मैंडेट ऑफ द सॉवरेन। ये सॉवरेन का मैंडेट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। तो ये कहना कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, ये सच नहीं है। ऑप्शन है हिंदुस्तान के संविधान में। हम हेल्थ इमरजेंसी में हैं। हेल्थ इमरजेंसी में इलेक्शन बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है, और ये देश का इलेक्शन नहीं है, स्टेट का इलेक्शन है। लॉजिकली गिवन द चैलेंज, निश्चित रूप से ये इलेक्शन टाला जाना चाहिए। तो जरूरत पड़ती है तो आपको स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लगाने का प्रावधान है। क्या मजबूरी थी इलेक्शन कमीशन की, या क्या प्रेशर से इलेक्शन कमीशन के, सिर्फ इलेक्शन कमीशन बता सकता है। मेरे हिसाब से ये देश की जनता के साथ जाती है। क्यों जाती है? दूसरा इशू ये है कि जब आप मैंडेट को एक्सप्रेस करने के लिए मौका जब दे रहे हैं, तो आपको जो शरद बात कर रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड से होगी कि नहीं होगी। इशू सिर्फ संसाधन का, पैसे का नहीं है। आज आप फर्स्ट फेज आपका लेस देन मंथ में शुरू होने जा रहा है। लेस देन मंथ में छोटी पार्टी जिसकी या बड़ी पार्टी, अगर उसकी एडिक्वेट तैयारी नहीं है, तो वो अगर चाहे भी तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर सकती है। हजारों करोड़ खर्च करके भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकते। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, जब तक आप जनता के साथ कनेक्ट करेंगे, तब तक इलेक्शन खत्म हो चुका होगा। तीसरा सच यह है कि गिवन द सर्कमस्टांसेस, आपका जो रीच आउट करने का, और पेंडेमिक का चैलेंज है, लिमिटेशंस है, मूवमेंट की भी लिमिटेशंस है, फिजिकल मूवमेंट की लिमिटेशंस है। ऐसी अवस्था में आपको ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जब आप इस तरीके का मैंडेट लेकर के आते हैं, टेलीविजन इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैनल। सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर नहीं होगा, टेलीविजन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होगा। क्या इलेक्शन कमीशन ने ऐसी कोई व्यवस्था की कि कितना टाइम डिफरेंट पार्टीज को दिया जाएगा? क्या इसका कोई फ्रेमवर्क उनकी गाइडलाइंस का हिस्सा नहीं होना चाहिए? क्या इलेक्शन कमीशन को डायरेक्टली टेलीविजन टाइम परचेज करना चाहिए था, और एक प्रिंसिपल ले डाउन करते हुए नेशनल, स्टेट और रीजनल पार्टीज में डिवाइड करना चाहिए था? यहां आप डिलिबरेटली एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं जहां इन कुछ पार्टीज को इनअप्रोप्रिएटली लेवल प्लेइंग फील्ड के बजाय आप क्रिटिकल एडवांटेज दे रहे हैं। ये इलेक्शन को आप शुरू होने से पहले ही रिग कर दे रहे हैं। तो आप इलेक्शन को इन मेनी वेज आप पहले से इन्फ्लुएंस कर दे रहे हैं। आप तय कर दे रहे हैं कि कुछ को फायदा हो जाए, बाकी को नुकसान हो जाए। देश का संविधान इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को भी अलाउ करता है। उनकी क्या स्थिति होगी, छोटी पार्टी की क्या स्थिति होगी, या जिसने पहले से, जो बात आप कर रहे थे कि अगर आप आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करेंगे तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा आपके इलेक्शन के खर्चे में आ जाएगा। कुछ पार्टीज ने अगर पहले से खर्चा कर लिया, वो इस खर्चे के बाहर हो गया। साथ ही क्या इलेक्शन कमीशन ने इस बात की व्यवस्था की कि हर वोटर का ईमेल, हर वोटर का टेलीफोन नंबर क्या डिफरेंट पार्टीज को और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को अवेलेबल कराएगा? हकीकत यह है कि इस तरीके का इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन खुद ही प्रिपेयर्ड नहीं है। अब पार्टीज की बात छोड़ दीजिए, हम अगर पार्टीज को और इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को एक एक कैंडिडेट तक रीच आउट करने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अवेलेबल करा सकते, मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन को हक है इस तरीके का इलेक्शन कराने का। ये बात तो फर्स्ट एस्पेक्ट है। आज इलेक्शन इस मोड में नहीं होना चाहिए था। ये बायस इलेक्शन है। मेरा मानना है ये एक तरीके से रिग्ड इलेक्शन है। दूसरा सच ये है कि भविष्य के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए, और भविष्य की तैयारी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म आपकी पंचायत है। पंचायत पर आपको एलईडी स्क्रीन स्टैब्लिश करनी चाहिए, कनेक्ट क्रिएट करना चाहिए, जिसका कंट्रोल इलेक्शन कमीशन को होगा। और वो इलेक्शन कमीशन फिर आपकी जो बात पांडे जी कह रहे थे, आपकी इस तरीके की रैलीज की, इस तरीके के रोड शोज की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। ये बहुत पहले इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए था। तो हकीकत यह है कि इलेक्शन, हम ये कहना कि 14 से अवेलेबल था, देखिए 14 में हमारे पास 25 अपॉर्चुनिटी, हम सारी चीजें ऑप्शन थे। आज आपके लिए मैंडेटरी कर दिया है। मैंडेटरी करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को नहीं। मेरे हिसाब से ये हिंदुस्तान के संविधान का वायलेशन है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे की तैयारी होनी चाहिए, पंचायत तक नेटवर्क होना चाहिए, और वो इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में होना चाहिए हर इलेक्शन के समय। मुझे लगता है आगे आने के समय में
ये अच्छी बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी और कॉस्ट कम कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है आपका। जो ये विचार है कि मतलब चुनाव टाले भी जा सकते थे ऐसी इमरजेंसी की स्थिति में। हालांकि चुनाव आयोग का कहना यह है कि उसने इमरजेंसी की स्थिति में इस तरह के निर्देश दिए हैं। नहीं, सुप्रीम लेकिन कोर्ट ने उसको ऑप्शन दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑप्शन जी दिया जी था जिसको इलेक्शन कमीशन ने डिनाई कर दिया। जी लेकिन जो इस तरह की परिस्थिति बनी है सीवी पांडे जी, आप क्योंकि राजनीति से भी जुड़े हैं और आपने आपके लंबे अनुभव भी हैं, चुनाव में आप उम्मीदवार के तौर पर भी रहे हैं। आपको क्या लगता है ये जो नई परिस्थिति है, ये परिस्थिति भारत में आने वाले चुनावों की तरफ हम इसी मोड में होंगे, इसकी ओर इशारा करती है, या ये एक तरह से जो कोरोना की वजह से आपात स्थिति बनी है उसकी वजह से एक टेम्परेरी एक काम चलाओ व्यवस्था है? आपको क्या लगता है? अगर ये कोरोना के नाते एक परिस्थिति पैदा तो हुई है, अगर इलेक्शन कमीशन बुद्धिमत्तापूर्ण काम करके इसको अस्थायी रूप बनाने की कोशिश करता है तो मैं अप्रिशिएट करता। लेकिन इस इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो टोटली कंफ्यूज, और जिसको जोकर ही नहीं कहते, जोकर की तरह उसका रोल है, समझिए। और मैं उसको एक्सप्लेन करूँ कि कैसे वो कंफ्यूज है और कैसे जोकर जैसा काम करता है। उसका रीजन देखिए, पहले इसके लिए थोड़ा सा इलेक्शन प्रोसेस को समझने की जरूरत है। इलेक्शन प्रोसेस है क्या? इलेक्शन प्रोसेस में ये चुनाव नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन के बाद विड्रॉल वगैरह के बाद फाइनली सिंबल अलॉट होता है, और सिंबल किसको अलॉट होता है? वो कैंडिडेट को, नॉट द पार्टी। कैंडिडेट को सिंबल अलॉट होता है। उसके बाद हर कैंडिडेट को 14 दिन का मौका दिया जाता है कि वो अपना प्रचार करे, और उस प्रचार में भी 20 तरह के रिस्ट्रिक्शन लगे रहते हैं। हम सामान्य चुनाव की बात करें आपको, ये ऐसे करेंगे, इतना परमिशन लेंगे, रोज रोज का खर्चा करेंगे, रोज का बताएंगे, और इलेक्शन कमीशन 14 दिन टोटली आपके एक एक मूवमेंट पर वो कंट्रोल करते हैं। आप ये बताइए, इलेक्शन कमीशन ने जो डायरेक्शन दिया है, क्या एक विधानसभा में इन्होंने कहा कि 5-5 आदमी डोर टू डोर जाके कैंपेन करेंगे? एक विधानसभा में कम से कम 300 से लेके 350 गांव होते हैं, छोटे मोटे कस्बे तो अलग होते हैं। तो अब इतने 350-400 गांव अगर होते हैं तो इलेक्शन कमीशन से ये पूछे कि कोई आदमी अगर एक कैंडिडेट 14 दिन तक लगातार गाड़ियों से भी घूमता रहे तो क्या वो 400 गांव जा सकता है? तो ये कौन सा आपने ये तरीका निकाला कि इलेक्शन एक आदमी डोर टू डोर करेंगे? एक गांव में कम से कम 2000 से 3000 घर होते हैं। अगर आप दिन भर सुबह से लेकर शाम तक कोशिश करिए तो मुश्किल से 5 या 6 गांव में जा सकते हैं। 10 दिन में आप ज्यादा 50 गांव में जाएंगे। तो ये इसीलिए मैंने कहा कि जुगली टाइप इस तरह बातें कहने क्या मतलब है कि घर जाके आप कैंपेन करें, ये संभव नहीं। तो ये अगर कह भी रहे हैं कि बिल्कुल झूठी बात है, जिसकी इम्प्रैक्टिकल संभव। दूसरी बात आज ये कह रहा है, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, आप सोशल मीडिया से आप करिए। सोशल मीडिया का ये आजकल आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पैसे चल रहा है। सब तमाम कंपनियां खुल गई हैं जो कि सोशल मीडिया का आपका ठेका ले लेती है, और उस ठेके से वो आपका सोशल मीडिया का हैंडल करते हैं। तो इंडिविजुअल कितना भी पॉपुलर लीडर हो, किसी के पास अगर 2 करोड़ फॉलोइंग हो, 1.5 करोड़ फॉलोइंग हो, तब भी वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जब तक वो जो ठेकेदार जो कंपनियां हैं वो उनके पास पूरा नेटवर्क है जो कि गाँव तक आपका सोशल मीडिया। और उनका इस समय इलेक्शन में इतना ज्यादा हो गया, उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है। उनके लिए तो इस समय इतना बड़ा गोल्डन टाइम है। जो कभी कभी अखबार प्रचार करते थे, अखबार कहते थे कि हमें अच्छे दिन आने वाले हैं, चुनाव आने वाले हैं, तो अब इलेक्ट्रॉनिक इस तरह की जो कंपनियां हैं वो उनकी समझ लीजिए करोड़ों में उनके बजट जाए। तो ये करोड़ों में बजट जिनके पास है वो तो दे पाएंगे, बाकी तो दे नहीं। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, इलेक्शन आई टू आई जब तो उसमें एक अलग मजा होता है। हमारे इलेक्शन एक तरह से फेस्टिवल होता है, और रोड शो और रैली एक अच्छी चीज मानी जाती है। जितना भी कहिए, कन्वर्ट करिए कि ये किराए की भीड़ आती है, ये आती है, वो आती है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि चुनाव में नुक्कड़ सभाएं इतनी अच्छी मानी जाती है। मैं बताऊं, पुराने जमाने में भी जब हमको बचपन याद है कि बाजार में घूम घूम कर नुक्कड़ लोग बोलते थे, नए नए तरह के विचार देते थे, नई नई बातें जनता को सुनने को अच्छा लगता है। ये क्या कह रहे हैं, ये समझ देखते हम तो समझते हैं ना पढ़े लिखे लोग कि ये गलत सलत बातें जनता पसंद नहीं करती। जनता को बड़ा मजा आता है कि किसी को आप जहांगीर कहिए, किसी को तात्या टोपे कहिए, किसी को महारानी बाई कहिए,
और जनता इसमें एंटरटेन करती है, एंजॉय करती है। वो नेता ऐसा बोला, वो नेता ऐसा बोला, उसको मनोरंजन, वो मनोरंजन के रूप में लेते हैं। अब ये सब बंद कर दें तो ये तो जैसे वो कंपनियां प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हैं, डाटा बेच रही हैं, मोबाइल बेच रही हैं, वैसे आप अपने कैंडिडेट को बेच रहे हैं। तीसरी चौथी बात जो सबसे बड़ा है, ये लेवल प्लेइंग का मामला जो है, देखिए कैंडिडेट लड़ता चुनाव में, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र नहीं है किसी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में और ये जितना चुनाव में, केवल वो तो डिफेक्शन लॉ के लिए जब बना तो उसमें एक शेड्यूल में आ गया, उन्होंने पार्टी डिक्लेयर कर दी। हमेशा जो है इलेक्शन कमीशन कैंडिडेट को देता है टिकट, कैंडिडेट को सिंबल देता है, अपने ही जाल में फंसा हुआ है कि वो सिंबल अलॉटमेंट ऑर्डर के पार्टी को सिंबल अलॉट कर दिया, और बार बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, इलेक्शन कमीशन उसको जवाब दे रहे। जस्टिस चेलमेश्वर ने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो सिंबल अलॉट करके पार्टियों का। जी जी, ये एक बिल्कुल मुझे लगता है एक बहुत अलग तरह का विवाद है, और इसका भी बिल्कुल जो है वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा इस तरह के इलेक्शन कमीशन के लिए। जो लेवल प्लेइंग होना चाहिए कैंडिडेट के बीच में वो बिल्कुल असंभव है, इसलिए ये सब बकवास है। अब इससे क्या होगा, करप्शन कुछ हुआ, लोग खर्चे पर्चे नहीं करेंगे, लिफाफे घर घर जाके बांट देंगे, पैसा पहुंच जाएगा बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का, और ये भ्रष्टाचार की शुरुआत इस इलेक्शन से शुरू हो जाए, पैसे बांटने की शुरुआत। बिल्कुल, आपकी एक आशंका अपनी तरह की है, और आप क्योंकि व्यवहारिक राजनीति से भी जुड़े हैं तो आपकी आशंका को भी हम उससे उसकी संभावनाओं से भी इनकार नहीं कर सकते। लेकिन शरद जी, जैसा अरविंद जी ने कहा था कि राजनीतिक दलों को जो टाइम है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया जाना चाहिए। जो टेलीविजन पर सरकारी जो एजेंसियां हैं, दूरदर्शन और आकाशवाणी, उन पर तो राजनीतिक दलों को उनकी हैसियत के हिसाब से समय दिया जाता है, और सारे राजनीतिक दलों को, छोटे बड़े सभी को उसमें समय मिलता है प्रचार के लिए। लेकिन जो आशंका यहाँ पर सीबी पांडे जी ने भी जताई कि क्या आपको नहीं लगता कि ये जो नया तरीका है, इससे अब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका टाइम खरीदने के लिए इनडायरेक्टली, सीधे सीधे तो नहीं खरीद सकते, लेकिन बैकडोर से टाइम खरीदने के लिए कोशिशें राजनीतिक दलों की तरफ से बहुत ज्यादा होंगी? और क्या चुनाव को प्रभावित करने के लिए एक नई तरह का हथियार हम लोगों के सामने आ सकता है? देखिए, बिल्कुल पहली चीज तो जो अरविंद ने कही बात जो ज्यादा इससे भी इंपॉर्टेंट है वो ये कि कोई आसमान नहीं टूट रहा था अगर इलेक्शन वो डिफर कर दिया जाता, डिले कर दिया जाता। वैसे भी उत्तर प्रदेश विधानसभा की जो लाइफ है वो मई तक है, मई 17 या 18 तक की महिला है। जी जी। तो कोई आसमान नहीं टूट रहा था, और वैसे भी मार्च में यूपी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के एग्जाम्स होते हैं, तो कोई आफत नहीं थी। और पैंडेमिक के बारे में जो अभी तक स्टडीज आई हैं वो ये कहा जा रहा है कि कोविड जो है ये टेपर ऑफ कर जाना चाहिए फरवरी के एंड तक। और तो फिर तो क्या आफत थी? ये इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य दिखता है, और ऐसा दिखता है जैसा कि आजकल सारे इंस्टीट्यूशंस किसी के आदेश पे चलते हैं, कोई ऑटोनोमस बॉडीज का कोई मतलब नहीं रह गया है। आजकल जो आज की स्थिति है वो सब कुछ जो है एक व्यक्ति के नाम के, एक व्यक्ति के आदेश से चलते हैं, जो जैसा कि जो लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। वो स्थिति ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये बेनिफिट करने के लिए किया गया है, और बाकियों को बिल्कुल डिप्राइव कर दिया जाएगा, और छोटे दल इसमें बुरी तरह डिप्राइव होंगे। इसमें जो है इसमें सोचने की बात है। बिल्कुल सही बात है। अतुल जी, आपसे भी मैं वही सवाल करना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि इससे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो एक नए हथियार के तौर पर सामने आएगा, उसके जरिए जो पैसे वाली राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना उसका दुरुपयोग कर सकती हैं और पूरा जो वोटिंग पैटर्न है उसको प्रभावित कर सकती हैं? देखिए गोविंद जी, पहली बात तो यह है कि जब से बीजेपी आई है तब से जो कॉर्पोरेट फंड्स जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, उसमें सबसे बड़ा शेयर बीजेपी को जा रहा है। जी जी जी। तो बाकी पार्टीज के पास पैसा होगा लेकिन बीजेपी के मुकाबले कम है। दूसरी चीज ये है कि ये चुनाव स्थगित होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अगर हम 2021 का उदाहरण देख लें, जब कोविड अपने चरम पर था, उसमें भी चुनाव हो गए 4-5 राज्यों में,
और इसी तकनीक से हुए। तो अगर वो एक एक्सपेरिमेंट हो चुका है, दूसरा एक्सपेरिमेंट भी किया जाना चाहिए। हमको नहीं लगता है कि सिर्फ इस बात पर कि कोविड है चुनाव स्थगित कर दिए जाएं। जब हो चुके हैं चुनाव कोविड के पीरियड में, तो फिर चुनाव क्यों नहीं होने चाहिए इस बार? भाई हम और आप ही सवाल करेंगे कि जब आपने बिहार में कर लिया, बंगाल में कर लिया, तो अब क्यों स्थगित कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दोनों तरह की बात है। एक तरफ जनता की सेहत है और जिस तरह से महामारी की आशंका है, उसके चलते चुनाव टाले जा सकते थे, क्योंकि ये अलग बात है, पहले चुनाव हो चुके हैं कुछ राज्यों में, लेकिन जिन राज्यों में अभी चुनाव थे उनमें चुनावों को टाल सकने की पूरी संभावनाएं थी, पूरी परिस्थितियां थी। कोई ऐसा अनर्थ नहीं होने जा रहा था कि अगर संवैधानिक संकट आ जाता, अगर बिल्कुल इन तारीखों में चुनाव नहीं कराए जाते, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जनता की सेहत से ज्यादा राजनेताओं की सेहत का ध्यान रखा गया है, और उनको उनका फायदा हो, सत्ता जल्दी से जल्दी, जिसके नाम पर भी बट्टा बटना है उसके नाम पर पट्टा जल्दी से बट जाए, 10 मार्च तक सब कुछ हो जाए, जनता चाहे जिस हाल में भी रहे। शायद इसी नजरिए से इस पूरी परिस्थिति को देखा गया है। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि जैसे भी चुनाव होगा, जिन परिस्थितियों में भी होगा, लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें। आप राजनेता भले ही कुछ कहें, लेकिन हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। जो कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं, कम से कम व्यक्तिगत तौर पर, एक मतदाता के तौर पर हम अपने सारे दर्शकों से आह्वान करते हैं कि वो व्यक्तिगत तौर पर उसका ध्यान रखें, क्योंकि उनकी जान सबसे बड़ी कीमती है, और उनकी जान को अगर कुछ होता है तो कोई राजनीतिक पार्टी, कोई नेता उसमें किसी तरह की मदद नहीं कर सकता है। इसी बात के साथ हम आज आपकी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि वो हमारे इस कार्यक्रम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने विचार, अपने सुझाव, अपनी टिप्पणियों से हमको अवगत कराते रहें, ताकि द फ्री प्रेस के जरिए एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं, वो प्रयास सफल हो सके। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। अच्छा ठीक भाई साहब।